नमस्कार। बिहार में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और काफ़ी खबरें आ रही हैं हर जगह से कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी कुर्सी कौन बैठेगा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और किसके लिए ये चुनाव जो है जीत का बिगुल बजाएगा और किसके लिए हार का ताज लेके आएगा। तो इस बात पे आज चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े हैं गौरव, जो कि उन्होंने एक बड़ी व्यापक सा रिसर्च किया है बिहार के जनता से मिलके, हर जिले हर गांव में जाके लोगों से पूछ के ये जानने के लिए कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है, उनके मन में कौन है, किसको वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है और किसको वो अपनी कुर्सी से हटाना चाहती है, और वो हटाना चाहती है तो क्यों हटाना चाहती है, उसके पीछे के समीकरण क्या है, चिराग पासवान का क्या रोल है और बाकी सारी बातें। तो गौरव, आप हमको जरा बताइए कि ये जो पूरा जो रिसर्च है, हम इसको एग्जिट पोल तो नहीं कहेंगे क्योंकि एग्जिट पोल बहुत ही एक तरह से बहुत बाजारू शब्द हो गया है, हर एक चैनल एग्जिट पोल कर रहा है। तो हम इसको एग्जिट पोल नहीं कहते, हम कहते हैं इसको जनता की आवाज। जब हम बात बदलाव की करते हैं तो जनता की आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ की न्यूज वाला क्या देना चाहते हैं। तो आप हमको थोड़ा बताइए कि ये क्या है और इस कितने लोगों से आप मिले और उनकी क्या राय थी इस बारे में कि ये चुनाव जो बिहार में हो रहा है 15 साल के लालू के राज के बाद और 15 साल के नीतीश के बाद, 30 साल का जो जो है मोटा मोटी, जिसको जो आज का जो वोटर है जिसको याद है ये सारा कुछ, तो उसके लिए क्या मायने हैं इसके। जी सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल सर्वे और उससे निकलने वाले आंकड़ों का परिणाम का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमने हाल ही में बहुत सारे टीवी चैनल्स को देखा है, आए दिन हम देखते रहते हैं। दिल्ली बॉम्बे में बैठ के लोग ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बिहार के इस जिले के इस बूथ से कोई इतने वोट परसेंटेज से जीत जाएगा। एक बात हम सभी को पता है, हम सब बिहार की मिट्टी से हैं, उससे जुड़े हुए हैं, हम वहां से आते हैं। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, ये चाणक्य की धरती है। इतना आसान नहीं है बिहार की राजनीति को समझना। कुछ एक्सेल शीट्स और कुछ सर्वे के डेटा पॉइंट निकाल के आपने और जनता को दिखा दिया और अपने चैनल की टीआरपी थोड़ी सी बढ़ा ली उस दिन के लिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे सर्वे जो हमने पिछले कई सालों में हमने देखे हैं वो सच साबित हुए हैं। बहुत सारे हमारे महानुभाव जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं काफी अच्छी तरह करते हैं, लेकिन वो काफी विस्तृत तरीके से किया जाता है। वो एग्जिट पोल उसको कहें या वो या सर्वे कहें या कुछ भी कह लें, हमारा सर्वे इससे बहुत थोड़ा सा अलग है। जहां तक सबसे पहले मैं इस आपके सवाल के जवाब में इस सर्वे के बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। हमने बाकी सर्वे के मुकाबले हमारे इस सर्वेक्षण में एक चीज का ख्याल रखा है कि हम इतने सारे लोगों से मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बिहार के हर उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक बहुमूल्य योगदान देता आ रहा है और जिसका खुश होना नाराज होना बिहार की राजनीतिक भविष्य को तय करता है। तो हम हर उस तबके से जाकर मिले। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और हम उन सारे विधानसभा सीटों के लोगों से जाके मिले, हर एक तबके के लोगों से जाके मिले, उनसे ये पूछा कि क्या आपको ये पसंद है या वो पसंद है। इसका मतलब बहुत साफ था कि हमने उनको बहुत कम विकल्प दिए, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाले। उनको इस चीज पर हमने बहुत फोकस रखा कि उनका जवाब जो है बहुत सटीक हो, हमारा सवाल बहुत सीधा साधा हो, सरल सा हो, ताकि हम उसमें से एक बहुत ही साफ सुथरी साफ सुथरा निष्कर्ष निकाल के आए और हमारे अपने इस पूरे दर्शकों को बता सकें कि ये पूरे चुनाव के बाद हम आगे आने वाले 10-15 दिनों में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं। हमने इसके लिए 50,000 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने इससे पहले कोई भी इतना बड़ा सर्वे किसी भी राज्य के लिए हमने नहीं किया था। ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमने इतने बड़े सर्वे को अंजाम दिया पिछले 3 से 4 हफ्तों में। कई कार्यकर्ता हमारे, कई
जो सहभागी थे इस पूरे प्रक्रिया में, उन्होंने काफी जी जान से लगा के, कोरोना काल में आपको पता है कितनी तकलीफें होती हैं और कितनी सारी बंदिशें थी, लेकिन हम जाके फिर भी लोगों से हर जगह मिले, उनकी राय जानने की कोशिश करी और बहुत सटीक तरीके से राय जानने की कोशिश करी। जैसा कि हमको पता है, पहले चरण का चुनाव और मतदान हो चुका है। 56% वोटिंग हुई है इस बार, और वो हमारे पूरे जितने भी 71 विधानसभा सीटें हैं जो इस बार इस चरण में शामिल थे मतदाताओं के लिए, उसमें 56% जो औसत आया है, उसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वो बिल्कुल उतना ही औसत है जितना 2015 में था। तो ये बहुत सा लाजमी सवाल है कि इसमें इस बार क्या अलग दिखेगा। हालांकि ये सिर्फ पहला चरण है और अभी आगे भी आने वाले कई चरण हैं जब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से माहौल बनता है, कितनी वोटिंग परसेंटेज जाती है, कितने प्रतिशत लोग घर से बाहर निकल के अपने मतदाता होने का अधिकार का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले उन सारे सवालों पर आते हैं जो हमें ये बहुत सीधे साधे तरीके से बताता है कि हमारी राजनीति किधर जा रही है। तो हमने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाके हमने 2-4 सवाल जो बहुत सीधे साधे पूछे, और उसके पूरे सवालों के केंद्र में हमारी मौजूदा सरकार, उसका कामकाज का तरीका, उसके 15 सालों का लेखा जोखा, सब कुछ उसमें शामिल था। और हमने जब उसमें पूछा सबसे पहला सवाल, जो कि हम सबके जहन में भी आता है, जिससे हमने शुरुआत करी, वो सबसे पहला सवाल था कि क्या आप अपनी इस मौजूदा सरकार, सुशासन बाबू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार से खुश हैं या नाराज हैं? हमने बहुत सीधा सा सवाल पूछा, क्या आप खुश हैं या नाराज हैं? और लोगों ने क्या कहा? आपको आश्चर्य होगा, 2/3 लोगों ने कहा कि वो इस पूरे सरकार के कामकाज के तरीके से खुश नहीं है। 66% लोगों ने कहा कि वो नीतीश सरकार के कामकाज के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है। इस मसले पर वो बहुत ही साफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में उन्होंने अपना मत हमें बताया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 2/3 लोग अगर आपके मतदाता अगर आपसे नाराज हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है जिस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं आज तक। इतना ही नहीं, हमने दूसरा सवाल भी बहुत साफ सुथरे तरीके से और बहुत सीधे तरीके से पूछा कि आप इस बार किसको मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं। हमने ये नहीं पूछा कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें शायद जवाब थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हुए एक सवाल पूछा कि आप किसको मुख्यमंत्री इस बार बनते देखना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे पहले जिसका नाम आया वो था तेजस्वी यादव, और तकरीबन 55% लोगों ने कहा कि चाहे वो वोट दें या ना दें, इससे इस सवाल का कोई मतलब नहीं था। उन्हें लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। सिर्फ 30% लोग नीतीश कुमार को इस बार उम्मीद कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि इस बार वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। 10% लोग चिराग पासवान को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं किस तरह से रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खून में राजनीति की समझ है ही, तो कहीं ना कहीं येन केन प्रकारेण शायद वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी तरह काबिज हो जाएं। लेकिन ऐसा सिर्फ 10% लोग ही सोचते हैं। 5% लोगों ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना था। तो 2 सवाल तो बहुत सीधे तरीके से हमें पता चले कि जो मतदाता का रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ से नहीं है। तीसरा सवाल हमने पूछा, और ये सवाल उन परंपरागत एनडीए वोटर्स के लिए था जो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट करते आ रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह का से पूरा कामकाज चल रहा है, क्या आप इस नीतीश सरकार के अपने नीतीश की सरकार से खुश हैं या नाराज हैं? और 42% लोगों ने कहा कि वो नीतीश सरकार के कामकाज के तरीके से नाराज है। अब इसे या पहले सवाल से अगर आप जोड़ के देखें, जहां पर 66% लोगों ने कहा था पूरे बिहार के मतदाता के सैंपल साइज में से कि वो नीतीश से नाराज हैं, और उसमें से जो एनडीए के उनके अपने परंपरागत वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनका प्रतिशत भी 42% है, जो कि अपने आप में एक नाराजगी दिखा रहा है नीतीश और नीतीश सरकार के प्रति।
चौथा सवाल एक और हमने पूछा इसी से जुड़ा हुआ, हमने पूछा उन सारे बीजेपी के वोटर से जो बीजेपी को आज तक वोट करते आ रहे हैं, उनसे हमने पूछा कि क्या आप बीजेपी को इस बार वोट देंगे अगर बीजेपी नीतीश कुमार के बदले किसी और को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए। आपको विश्वास नहीं होगा सुजाता जी, 35% लोगों ने कहा कि हाँ, वो बीजेपी को इस बार वोट देंगे अगर बीजेपी किसी और के बदले, अगर किसी और को नीतीश कुमार के बदले मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी दिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की नाराजगी जेडीयू से है, नीतीश कुमार से है, पर मोदी फैक्टर अभी भी कायम है। हमने इस सवाल के, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और हम इस सवाल पे इसके सवाल के लिए अभी आपसे एक और बताना चाहेंगे। हमने बहुत सीधा सवाल पूछा, जैसे जो आपने अभी पूछा कि हमने कुछ वोटरों से जाके पूछा कि आप बताइए कि इस बार जो आप वोट देंगे, और ये एनडीए के वही परंपरागत वोटर्स हैं जिन्होंने आज तक एनडीए को वोट दिया है, 2005 में भी दिया, 2010 में भी दिया और अभी भी, और 2019 में भी दिया। 2015 में तो हालांकि नीतीश और लालू मिलकर लड़े थे, बीजेपी अलग थी, तो मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूं। हमने सीधे सीधे पूछा कि इस बार जो आप वोट देंगे वो नीतीश के लिए देंगे या मोदी के लिए। 72% लोगों ने कहा कि वो इस बार मोदी के नाम पर वोट देंगे और सिर्फ 22% लोगों ने कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट देंगे। बाकी लोगों ने इस पर अपना विचार रखने से इनकार कर दिया। तो 72% लोग बिहार में आज भी जो वोट देने जाएंगे या जा रहे हैं, उन्होंने मोदी फैक्टर को अपने दिमाग में रखा है। लेकिन एक तो गौरव, मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी कि ये जो जितने सारे लोग हैं जो आज मोदी फैक्टर को तो मान रहे हैं पर नीतीश को शायद नकार रहे हैं, तो क्या ब्रांड नीतीश कुमार खत्म हो रहा है? क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भी रेस में मोदी के साथ में थे, मतलब जी उनकी प्रतिस्पर्धा थी। तो और उस समय काफी चर्चाएं हुई थी कि नीतीश कुमार इज इक्वल टू मोदी इन टर्म्स ऑफ क्रेडेंशियल्स, राइट। पर आज क्या वो बिल्कुल खत्म हो गया है या फिर क्या क्या कहना है इस देखिए, बारे में ये लोगों मैं का? ये तो नहीं कहूंगा कि नीतीश, ब्रांड नीतीश खत्म हो गया है। ब्रांड नीतीश नीतीश अभी भी है। जो जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी के जो परंपरागत वोटर हैं, उनके लिए नीतीश आज भी उनके नायक हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। नीतीश के साथ एक जाति विशेष का समर्थन भी रहा है। बहुत सारी जातियां हैं जिनका जातिगत समीकरण बिहार से अलग नहीं है, बहुत जाना पहचाना चीज है। हर चुनाव में जातीय समीकरण जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसका एडवांटेज जो जिसकी जो खासियत ये है कि एक विशेष तबके को नेतृत्व देते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक पारी आज तक खेली है और ये उनके फायदे में ही रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रांड नीतीश खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन कई मुद्दों पर जो जिस तरह से ब्रांड नीतीश का जो, जिसे हम ब्रांड पावर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो एक शक्ति होती है जो जनता को अपने ओर खींचती है, शायद वो कहीं इस बार धूमिल होती दिख रही है। वो उसमें उतनी शक्ति नहीं दिख रही जैसा वो पिछले के चुनाव में हमने, पिछले 3-4 चुनाव में हमने देखा है। तो और ये लोगों का ये जो गुस्सा है वो किन कारणों से है? जैसे हम तो सबको पता है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार बिहार में। जी माइग्रेंट लेबर को भी जिस तरह से हैंडल किया गया वो उसके लिए भी काफी इनकी निंदा हुई, और जिस तरह से उनको चल के और कुछ लोगों को मतलब पैदल जाना पड़ा, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को, वो सब तरफ में मीडिया में वो सारी तस्वीरें छाई हुई थी। जी और ट्रेन्स जो नहीं चली, देर से चली, सरकार का कोई स्टेप नहीं लिया सरकार ने जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी सरकार के लिए, अपने घर आने के लिए। तो वो है तो ये तो हो गया बेरोजगारी, माइग्रेंट लेबर, और बाढ़ तो खैर वो तो हर सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, बाढ़ वही रहता है, तो बाढ़ तो है ही है। तो और एक और चीज जो है, क्योंकि ये सारी चीजें जात पात तो खैर मतलब बिहार से क्या, वो तो कहीं से भी आप हटा नहीं सकते। बिहार में काफी मुखर है, बाकी जगह काफी
अंडर करंट होता है, पर जात तो जी सब जगह बिल्कुल होता है। बिल्कुल या लेकिन जो तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये बहुत यंग जनरेशन के मुद्दे हैं। जो लोग माइग्रेंट भी, कौन से माइग्रेंट, कोई बूढ़े लोग नहीं होते, या ये सारे यंग लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, या फिर जिनको नौकरी चाहिए वो भी तो यंग ही हैं। तो ये जो दो बड़े मुद्दे हैं जिसपे तेजस्वी का भी बड़ा बयान आया हुआ है, और तो वो से क्या ये पूरा जो शिफ्ट है जो आप बता रहे हो कि शिफ्ट हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक नया वोटर बिहार में पहली बार वोट करने जा रहा है, जिसने शायद तथाकथित लालू का जंगल राज नहीं देखा है, जिसने बातें नरसंहार नहीं देखा, जिसने बाकी चीजें नहीं देखी हैं। तो क्या ये वोटर जो है वो है, या फिर ये पुराने वोटर्स भी इम्पैक्ट करेंगे इसको? देखिए, दोनों चीजें हैं। हमने इस पर भी जनता से बहुत खरी खरी बातें करी और बहुत सीधे साधे सवाल पूछे। हमने एक चीज तो बिल्कुल तय है कि इस बार का चुनाव हम 2015 के चुनाव से नहीं जोड़ के देख सकते, क्योंकि 2015 के चुनाव में पूरा समीकरण ही अलग था। जब आप जो बिहार के 3 पावर सेंटर होते हैं पार्टी के अनुसार, आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी, अगर आप ये इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसी भी 2 कोने को अगर आप मिला देंगे तो वो तीसरा तो ऐसे ही खेल से बाहर हो गया। तो 2015 को हम नहीं ले सकते, लेकिन इस चुनाव में हम 2010 का जो रेफरेंस है वो हम ले सकते हैं, और वहां पर 2010 में यही पार्टनरशिप, यही साझेदारी चल रही थी। थोड़ा सा फर्क है, काफी सारी नई पार्टियां भी इसमें जुड़ गई हैं, थोड़ा समीकरण बदल गया है। लेकिन 2010 से 2020 के बीच में एक सबसे बड़ी चीज है, एक पूरी नई पीढ़ी बड़ी हो गई है एक मतदाता के रूप में, और वो आजकल के राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से नेताओं से उम्मीद करती है, वो पिछले दशक के मतदाताओं से बहुत अलग है। वो आज क्वेश्चन करती है, उनकी कंपेयर उम्मीदें, करती है। उनकी सरकार से उम्मीदें बहुत अलग हैं। वो सिर्फ जातिगत तरीके से अपना विचार नहीं रखते, हालांकि वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये चलता है, लेकिन काफी सारी जो आजकल की रोजमर्रा की चीजें हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, कोरोना है, लॉकडाउन, और ये सारी चीजें हमने, बाढ़ है, ये सारी सुरक्षा है, स्त्री सुरक्षा है, ये सारी चीजें हमने जनता से सीधे सीधे सवालों से पूछी। और मैं यहाँ पर आपका ध्यान चाहूंगा कि हमने कुछ इन सारे ज्वलंत मुद्दों पर पूछा कि आपके लिए, जब हमने उन सारे वोटरों से पूछा कि आपके लिए इनमें से, इन सारे मुद्दों से कौन सा मुद्दा इस बार आपके चुनाव में आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा जो हमें इस पर जवाब मिला है वो है 41% लोगों ने बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाया है। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, उनके जीवन से जुड़ा हुआ, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिस पर उनका रहन सहन, उनकी पूरी आने वाली जिंदगी निर्भर करती है। ये बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसमें कोरोना, लॉकडाउन और उसके बाद जो हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तरह से चरमराई, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। काफी सारे लोग जो कहीं दूसरे शहरों में काम करते थे, बिहार चले गए लॉकडाउन के दौरान, और फिर वहां से उनको वापस जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेनें नहीं चल रही हैं इलेक्शन की वजह से, बाहर नहीं जा सकते, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी नौकरियां थी लॉकडाउन से पहले वो भी अपनी नौकरियां खो चुके हैं। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। पर ऐसा क्यों है गौरव कि लोगों को लगता है कि आरजेडी के पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है, या जादू की छड़ी है कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी? ये क्या ये एंटी इनकन्वेंसी जो है, जो कहते हैं, क्या वो ड्राइव कर रहा है ये सारा गुस्सा नीतीश के खिलाफ? क्योंकि देखा जाए तो लालू, आरजेडी का भी रिकॉर्ड कुछ खास रहा नहीं है शिक्षा के मामले में। तो वो 15 साल की उनकी सरकार थी, तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे आईआईटी और आईएम्स खुल गए थे। तो नहीं, वो भी है। जी जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी तो है, 15 साल आप शासन में हैं, जिस तरह से जैसा कि मैंने कहा कि आज का युवा जिस तरह से आपके विकास की दर को नापता है,
उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। 10 साल पहले हमारे पास सोशल मीडिया, इंटरनेट, और 15 साल पहले इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। एक जो नई पौध जो हमारी बड़ी हुई है, जो अभी तकरीबन 1-1.5 करोड़, और तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 2 करोड़ की भी होगी जब आने वाले जनसंख्या जनगणना में हम देखेंगे, जो इस बार 18 साल से की उम्र पार कर चुकी है। आपकी 2/3 जनता बिहार की तथाकथित रूप से युवा कैटेगरी में आती है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनके देखने का तरीका बहुत अलग है। वो मैं मगध यूनिवर्सिटी के आसपास गया था, मैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात किया, जिस तरह से वो विकास दर को आज के अपने तरीके से देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार के परिभाषा से बहुत अलग है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी राज्य को उठा लो, 7, 8, 1, 5, 6, 2, 3% की दर से जिस तरह से आपके राज्य का विकास होता है, वो तो नेचुरल ग्रोथ है। उसमें आपने क्या योगदान किया उसको बढ़ाने के लिए? अब किसी भी सरकार है, हर सरकार में, भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हर सरकार में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था 5 से 6%, 7%, 8% की दर से बढ़ती रही है, चाहे वो सरकार किसी भी हो। तो एक तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो अर्थव्यवस्था में, समाज में, राजनीतिक परिवेश में जो आपके आसपास चीजें हो रही है, हर तरीके से एक वो नेचुरल ग्रोथ होती है जो वैसे ही होती है। 15 साल पहले आप किसी भी सरकार देख लो, 80 के दशक से 2000 के दशक में काफी सारी चीजें बदल गई, 2000 से 2020 में काफी सारी चीजें बदल गई, इंटरनेट आ गया। इसमें आपकी सरकार ने कितना बड़ा योगदान किया, ये आज के युवा को जानना बहुत जरूरी है, और ये सवाल कर रहा है, वो नीतीश कुमार से पर पूछ रहा है। नीतीश कुमार तो इतने सारे दावे कर रहे हैं पानी की, बिजली पे एक चीज है जो मतलब मुझे जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो बिजली पे तो लोग काफी खुश हैं। जी, मतलब एक कुछ वो मुद्दे, काम है जी जिसमें जी जी जी, जिसमें है सड़क। कुछ मुद्दे हैं जिनमें जिनमें की लोगों में सहमति है कि हाँ, नीतीश कुमार ने काम किया। देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में काम तो किया है। जो उसके पहले जो लालू यादव आरजेडी की सरकार थी, और जिस तरह की उसकी इमेज थी, और जिस तरह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण था, ये सच्चाई है, इसे कोई भी पार्टी झुटला नहीं सकती। एक सच्चाई है, और हम सब ने वो दौर देखा है, हम सब तो उसके। क्या आज का युवा जो है गौरव, वो उस डर को मानता नहीं है, या फिर उसको लगता है कि क्योंकि आरजेडी में जैसे एक तरह से जो पुराने नेता थे उनको सबको अलग रखा गया है इस चुनाव में, नए चेहरों को मौका दिया गया है। लालू राबड़ी तो होर्डिंग से भी गायब हैं, मतलब उन चुनाव इसमें भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो या तो तेज प्रताप कर रहे हैं या तेजस्वी कर रहे हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा। तो क्या ये आज का युवा जो सोचता है कि क्या ये आरजेडी जो है ये बदली हुई आरजेडी है? जी, ऐसी बात है कि जब आप किसी किसी नेता से या किसी पार्टी विशेष से जो सरकार में है, जिससे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, खासकर उस वक्त जब आपको शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक नाराजगी इस हद तक जा चुकी होती है कि कहीं आप ये नहीं सोचते कि आप एक खराब से अच्छे क्यों चुने, आप ये सोचते हो कि इस खराब से कम खराब अच्छा हो। तो एक बहुत ज्यादा खराब है जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया, वहीं पर एक कोई है जो आपको सहानुभूति दे रहा है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद दे रहा है। इन सबको उम्मीद थी ज्यादा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जब ज्वलंत मुद्दों के बारे में पूछा जनता से, बेरोजगारी के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा बाहर निकल के आया वो था कोरोना काल में जो पूरा वातावरण जैसा बना, और जिस तरह से उस पूरी चीज को डील किया गया, चाहे वो श्रमिकों का प्रवास हो, प्रवासियों का दूसरे राज्यों से बिहार आना हो, या उनके लिए उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके रहने खाने की व्यवस्था हो, चिकित्सा जो वो हो, बहुत खराब से हैंडल की वो गई। अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बहुत सारे चैलेंजेस थे, काफी चुनौतियां थी सरकार के सामने। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, 11 करोड़ लोगों के साथ उनकी सारी समस्याओं को एक दिन में आप हल नहीं कर सकते। कोरोना भी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का दिन आएगा, लेकिन इसीलिए हम सब मिलकर सरकार चुनते हैं, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक प्रशासन है, जो इस सारी समस्याओं को आज नहीं तो कल कुछ समय में लेकिन कम से कम हल कर सके। आज तक भी, आज हम इस तारीख को जब पहले चरण का मतदान हो चुका है,
आज भी देखिए तो कई जगह कहीं भी कोरोना को लेके या उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं सबको तोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी चुनाव है। अगर जिसने जितने हेलीकॉप्टर और जितनी गाड़ियां आज हम देख रहे हैं बिहार में, अगर उतनी गाड़ियां शायद लॉकडाउन में सरकार ने चलाई होती तो शायद वो दिन ही नहीं आता। तो ये जी बिल्कुल। बहुत बहुत काफी रोष है नीतीश कुमार के प्रति, क्योंकि उनसे शायद उम्मीदें कहीं ज्यादा थी। और चूंकि वो नेता हैं और काफी समय से बिहार में थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये मेरे लिए नया था। आप सिस्टम में 15 साल से हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो पिछली सरकार ने किया था। पिछली सरकार भी आपकी थी, उसकी पिछली सरकार भी आपकी थी, तो आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक जनता का जो रोष है उसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, ये पूरा हमारे सर्वे में निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद की किरण लग रही है। उन्हें भी नहीं जी पता कि शायद वो 10 लाख जो जॉब्स देने के वादे किए जा रहे हैं वो सच हैं, सच होंगे कि नहीं होंगे। लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो या जितने भी वादे महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि वो पूरा करेंगे? हमने ऐसे ही बहुत सारे लोगों से पूछा, और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 55 से 60% लोगों ने कहा कि अगर नहीं पूरा करेगा तो अगले साल उसकी सरकार बदल देंगे। लेकिन उम्मीद तो है, क्योंकि इस कहीं ना कहीं इस सरकार से जनता का दिल टूट गया है। ये बहुत कम चैनल्स आपको इतने मुखर होके बताएंगे। सबकी किस कहीं ना कहीं मजबूरियां रही होंगी, कोई मुखर होके नहीं बोल रहा, लेकिन ये इसको जिसकी राजनीति की भाषा में हम कहते हैं जो अंडर करंट होता है, वो अंडर करंट नीतीश के खिलाफ है। और हमारे वो सारे सवालों में कहीं ना कहीं ये बहुत मुखर होके आ रहा है, बहुत सामने से दिख रहा है, और वो नंबर्स में भी दिखेगा बहुत जल्दी। जब हम 10 तारीख के बाद हम तो क्या देखेंगे। इसमें ये तो हो गया जो एक आज के युवा की आवाज, और जो, पर इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगी जो बीजेपी का जो जो वोटर्स हैं, जो उनकी लेट्स से जो सवर्ण है, जो आगे जो अगली जाति के या फिर जो ऊंची जाति वाले तथा लोग हैं जो हैं, तो क्या वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, या फिर वो जो बीजेपी और नीतीश, आप कह रहे हैं कि वो जो उनके परंपरागत वोटर्स थे वो भी उस नीतीश से खुश नहीं है, तो बीजेपी और नीतीश तो दोनों साथ हैं, देखिए तो उसमें जी हाँ। देखिए इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है। हम यहाँ पर एक पार्टी को भूल रहे हैं जो 80 के दशक से सवर्णों का नेतृत्व करती आ रही थी, जब शायद बीजेपी उतनी बड़े तरीके से अपने पांव बिहार में नहीं फैलाए थे उसने। और वो है कांग्रेस। कांग्रेस में वो जगन्नाथ मिश्रा और वो उनका पूरा काल, ये सब वो सारे बड़े नेता जो थे वो एक सवर्ण परिवार से ही आते थे। और उस वक्त कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी उसमें हर किसी का साथ होता था। धीरे धीरे जब लालू यादव की सत्ता आई और जिस तरह से उन्होंने राजनीति खेली, वहां से ये थोड़ा सा और ज्यादा बंट गया, और वहां से सवर्ण जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाने लगा, और वहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ जुड़ता चला गया। खासकर जब वो राम मंदिर और वो रथ यात्रा हुई आडवाणी जी की, जिसे लालू यादव ने बिहार में रोक दिया था, और वहां से हिंदुओं को कहीं ना कहीं लगने लगा कि हमारे साथ एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की जो जिससे हम जुड़ सकते हैं। देखिए जातीय समीकरण हम उसमें जाएंगे तो ये तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक किसी और वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जातिगत समीकरण बिहार में बन रहे हैं और बने हैं और हमेशा से रहे हैं। सवर्णों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मुझे लगता है कि ये हाल का भी जो 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 तो हम मुंगेर का अपने जो सवाल पे आते हैं गौरव, मैं फिर से वापस वो सवाल करती हूँ कि जो बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है वो नीतीश से नाराज है, वो बहुत खुश नहीं है उससे। तो इस स्थिति में जबकि बीजेपी नीतीश के साथ है, तो वो क्या करने का सोच रहे हैं? जी वो जाएंगे तो बीजेपी के साथ। इस पूरे प्रकरण में आप एक चीज देखिए कि लोगों में गुस्सा है नीतीश के लिए। पर जहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वहां पे वो क्या करेंगे? क्या वो वहां पे आपको वहां लग रहा पे है कि
क्या जी, वो चिराग को वहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वहां पर कई ऐसे जगह है जाकि जैसे आप अगर आप इस बार की सीट शेयरिंग देखें, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, तकरीबन आधे आधे सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी और जेडीयू। जेडीयू ने अपने खातों से 7 सीटें दूसरे अलायंस पार्टनर्स को भी दी हुई हैं। लेकिन जो एक कंफ्यूजन है इस बार, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, जैसे कुछ जगह में मैं नाम नहीं लूंगा उन सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उन उम्मीदवारों का, नहीं तो वो एक अलग ही चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो आरजेडी में थे, जो जिन्होंने और उनके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने अभी 2019 में उन्हीं के अपने ऑपोजिशन पार्टी जो आरजेडी है उनके खिलाफ प्रचार किया। अब वो वही उम्मीदवार आरजेडी छोड़ के जेडीयू आ चुका है और जेडीयू ने उसको, जनता दल यूनाइटेड ने उसको टिकट दे दिया है। अब कार्यकर्ता पूरी तरह कंफ्यूज है कि हम इस आदमी का प्रचार करेंगे, इस उम्मीदवार का प्रचार करेंगे जिसके साथ हम इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और जब हम बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी हम बात कर रहे थे तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है, जो आत्मविश्वास हमें पिछले चुनावों में दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं इस बार डगमगाता दिख रहा है। और उन्हें लग रहा है कि एनडीए में भी उन्हें ज्यादा भरोसा मोदी पर है और कम भरोसा जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व पे है। तो ये बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर चुनाव परिणाम तो कल को आए। इसमें क्या जो चिराग पासवान का जो एंगल है वो दिखता है कि कहीं पे उनको फायदा होता दिख रहा है, ये जेडीयू और चिराग के बीच जो खींचातान चल रही है, और जेडीयू और बीजेपी के साथ जो एक सबको पता है कि एक अंदर ही अंदर उनकी जो साठगांठ है, हालांकि कोई कह नहीं रहा है इसके बारे में, और सारे नेता कह रहे हैं कि हम नीतीश के साथ हैं और लोजपा हमारे साथ नहीं है। तो क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जहां पे जेडीयू और लोजपा खड़ी है साथ में, लोग लोजपा को वोट दें और जेडीयू को नहीं दे? देखिए, चिराग पासवान के बारे में जहां तक हमने जो सर्वे में निकल के आ रहा है, मुझे वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा। आज के चुनाव में जो दो बड़ी पार्टियां निकल के सामने आ रही हैं, वो है आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन और बीजेपी जेडीयू के साथ एनडीए। मुझे इसमें कोई तीसरी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी भूमिका निभाती हुई नहीं दिख रही है। और इसमें एक चीज तो बहुत साफ है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के हिसाब से इस बार सवर्णों को बहुत सारी पार्टियों ने खुश करने की कोशिश की है, ताकि वहां से थोड़ा सा वोट वो कम से कम काट सके, जहां से थोड़ा सा वोट वो आ सके उनके तरफ। क्योंकि अगर सवर्ण उनके साथ है तो काफी सारे जगह जो देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसा है कि 30 से 40 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर आप 2000 से 5000 के वोट मार्जिन से हार जीत का फैसला हो जाता है। तो वहां पर अगर आप 8 से 10 हजार अगर वोट आप काट भी लेते हैं किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पार्टी को अपनी साठगांठ के अनुसार फायदा पहुंचा रहे हैं। और कई सारी सीटें तो 40 से ऊपर, कई सारी सीटें जो कि 2000 से भी नीचे वोट के अंतर पर हार जीत का फैसला होता है। तो ये जिसको हम लोग वोट कटुआ पार्टी बोलते हैं, मुझे एलजेपी शायद कहीं वही रोल प्ले करती हुई दिख रही है जो बाकी छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं कर रही हैं। मुझे तो पूरे इससे एक चीज मेरे मेरे दिमाग में आ रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये सारा समीकरण बीजेपी फर्स्ट टाइम एवर इन बिहार, बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है, हमेशा जेडीयू ने उसको लीड किया है। बीजेपी हैज ऑलवेज बीन द उप मुख्यमंत्री एंड सपोर्टिंग पार्टी। ये जो सारा समीकरण बन रहा है, कहीं इसके पीछे ये तो मंशा नहीं है कि बीजेपी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस एनडीए में उभर के आए, और अगर उनके उनके फेवर में नतीजे काम करे। देखिए, सर्वेक्षण तो एक चीज है, बट आपको पता है कि चुनाव में समीकरण रोज बदलते हैं। जी, तो हो सकता है कि हम सब हमारे इसमें आ रहे हैं कि आरजेडी लीडिंग हो जाएगी और वो शायद मुख्यमंत्री उनका हो। पर अगर ये समीकरण चेंज हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आए और मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। हालांकि कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का कोई भी बिहार में, बहुत कंफ्यूजन है अभी भी। सब लोग कह रहे हैं कि नीतीश ही हैं उनके मुख्यमंत्री। देखिए, हमारे सर्वे के मुताबिक तो जहां तक मैं नीतीश कुमार और बीजेपी की बात करूं तो नीतीश कुमार का पलड़ा बहुत हल्का लग रहा है। इस बार जेडीयू तकरीबन 35 से 40 सीटों से ज्यादा निकाल पाना उसके लिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये सिर्फ पहला चरण है, अभी तो बाकी के चरण भी आने वाले हैं और उससे काफी कुछ रुझान हमें और देखने को मिलेगा। एक चीज तो तय है कि बीजेपी इस चुनाव में काफी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मेरी उम्मीद है कि वो शायद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। बीजेपी तकरीबन 120-122 के आसपास की सीट पर चुनाव लड़ रही है और जितनी भी जगह पर जिस तरह से उनकी बूथ लेवल पर मार्केटिंग हुई है, बूथ लेवल पर जिस तरह से जेपी नड्डा साहब हर जगह जा जाकर हर किसी से मिलके उनकी प्लानिंग कर रहे थे, सारे बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जिस तरह से धुआंधार दौरा कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का तो मनोबल है। देखिए, आपका पार्टी कैडर अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, तो वहां किसी एक बूथ लेवल पर वोट ट्रांसफर करना, एक तरफ से दूसरी तरफ वो पूरा मोबिलाइज करना, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में, अपने पार्टी के फेवर में या फिर विरोधी पार्टी का वोट काटना, वो मुश्किल हो जाता है। तो आपका बूथ बहुत जरूरी होता है, आपके कार्यकर्ता जो बूथ लेवल काम करते हैं। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये शायद पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी अपने आप को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारे आरोपों से बरी रखा है जो आरोप नीतीश कुमार जो पर नीतीश लगते आ के रहे हैं। सर पे फूट रहे हैं जी। जितने भी लोग हैं उनको लग रहा है कि ये जो भी गलत हो रहा है वो नीतीश कुमार है, लेकिन उनकी नाराजगी मोदी और इससे नहीं। और हमने अभी जब से आपको बताया, एक सवाल में पूछा कि इस बार आप वोट किसको देंगे, किसके नाम पर देंगे, तो 70% से ज्यादा लोग अगर आपको मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिहार परंपरागत तरीके से भी पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि मोदी का सपोर्ट जो रहता है बिहार में, वो कहीं ज्यादा है किसी और नेता के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर। यूपी के मुकाबले भी सबसे ज्यादा नेशनल लेवल पे जी बिहार में जी, काफी बिल्कुल ज्यादा था। बिल्कुल। हमने इस पूरे पूरे रिसर्च में एक और चीजें पूछी। आपने बहुत अच्छा सवाल पहले पूछा था कि आज का युवा बिहार का क्या देख रहा है और उसकी उम्मीदें क्या हैं। तो इसी संदर्भ में हमने अपने युवा वोटरों से पूछा। तकरीबन 20 से 22 हजार के आसपास हमने इसमें सैंपल से हमने सर्वे किया, सिर्फ इसी सवाल पे, ये जानने के लिए कि वो किस नेता को अपने एक युवा नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वो नेता होंगे जो आगे 15, 20, 30 साल में राजनीतिक भविष्य बिहार का तय करेंगे। और हमने वो 4-5 जो गिने चुने नाम है बिहार में, जो नामचीन नाम है, उनके बारे में पूछा और हमने ये जानने की कोशिश की कि उसके बारे में बिहार के युवा क्या सोचते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नाम उभर के आया यहाँ पर भी, और जिस तरह से पूरा पूरा चुनावी प्रचार जो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। 32% युवा तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत ही सशक्त युवा नेता साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हमने इन सारी चीजों के बावजूद कि वो खुद ही 9वीं फेल है। जी, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। बहुत सारे देखिए, हमारी राजनीति जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं रही जहां पर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि आप आप 10वीं पास होंगे या 12वीं पास होंगे तभी आप किसी क्षेत्र का, किसी वहां के लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। राजनीति एक बहुत अलग तरीके की चीज होती है। वहां सिर्फ आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। ये तो है। जनता का आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि क्या आप में इतनी शक्ति है कि उनकी सारी समस्याओं को सुन के, समझ के, उन्हें संभाल के, और उसके बाद भी अपनी शक्ति से ज्यादा प्रभाव से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जनता इसलिए वोट करती है। जनता को आपकी डिग्री से उतना मतलब नहीं है। और इसीलिए शायद जो तेजस्वी यादव पिछले 4-5 साल में जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, जिस तरह से वो जनता के बीच में गए हैं और जिस तरह से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जो शायद कहीं ना कहीं युवा, आज के बिहार के युवा से कनेक्ट करते हैं,
और उसकी वजह से उन्हें ये 32% का समर्थन मिल रहा है एक युवा नेता के अनुसार, जो कि बाकी किसी भी युवा नेता, चाहे वो कन्हैया कुमार हो जिन्हें 15% लोगों ने चाहा है, प्रशांत किशोर एक समय बहुत बड़ा नाम थे, इस बार तो चुनाव में ही वो शामिल नहीं है किसी भी पार्टी से कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर भी हर पांचवा व्यक्ति प्रशांत किशोर को ये देख रहा है कि वो युवा नेता के रूप में उनको देख रहा है। चिराग पासवान के पास 13% वोट मिल रहे हैं वहां पे, लेकिन इन सब में तेजस्वी यादव इन सबको पीछे छोड़ते हुए 32% के समर्थन के साथ युवाओं के वो बिहार के आने वाले समय में एक सशक्त नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है। ऐसा युवाओं के मन में उनके लिए एक इमेज बनी हुई है, इससे कोई दो मत नहीं है। तो गौरव, इसको खत्म करने से पहले आप ये पूरा जो सर्वेक्षण है आपका, इसको क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है बिहार? कुछ लोग इस मेरे सर्वेक्षण से शायद बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि शायद ये उतना मन मुताबिक उनके सर्वेक्षण ना हो। बिहार में हर कोई राजनीतिक का पंडित है, तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कल तक, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आगे के 10-15 दिन में काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे मुंगेर में कुछ अभी एक कांड हो गया और वो एक समीकरण बदल जाएंगे। हाँ, उसके वहां से उसका फर्क डेफिनेटली आपका, आप कहीं भी आप जा नहीं सकते हो, बिल्कुल उसका असर आने वाले चुनाव के चरणों में पड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैं जहां तक देख रहा हूँ बहुत ही कांटे की टक्कर हो रही है। नीतीश कुमार का अगली बार मुख्यमंत्री बनना बहुत 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 मुश्किल है। अगर एनडीए जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो जेडीयू के मुकाबले बहुत अच्छा होगा। तकरीबन 80 से 90 सीटें मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं 80 तक की सीटें अभी तक मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी अपने दम पर कहीं ना कहीं से निकाल लेगी। हालांकि अभी बाकी के चरणों का भी हमने विश्लेषण करना है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि एग्जिट पोल के हिसाब से कि कितनी सीटें मिलेंगी। जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगा वो ये कि आप तेजस्वी यादव को अगला बिहार का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जी। जो आरजेडी और महागठबंधन की सीटें हैं वो तकरीबन कहीं ना कहीं जो इक्वेशन उन्होंने बनाया हुआ है सीपीआईएम के साथ, कांग्रेस इसमें एक बहुत बड़ा एज अ डार्क हॉर्स का रोल प्ले करने वाली है। अगर कांग्रेस ने 25-30 सीटें निकालनी तो सबसे बड़ी पार्टी बन के महागठबंधन उभरेगी, और मुझे पूरी तरह से विश्वास लग रहा है जिस तरह से मतदाता और उनका रुझान दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जी, तो दूसरी सबसे बड़ी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार इस बार 125-123 सीट के साथ उतनी मजबूत सरकार नहीं होगी, उतना फुल मेजोरिटी तो उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन जो तोड़ अगर ये लास्ट के कुछ घंटों में आप समझते हैं कि बिहार के और राजनीति में हर तरह से तोड़ फोड़ होती रहती है, हर तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होंगे, किसी और को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई कह रहा है चिराग पासवान फिर से आरजेडी के साथ मिलके वो सरकार में शामिल हो जाएंगे। तो हर तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, मतलब अटकलों का बाजार बिहार में हमेशा की तरह गर्म रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आरजेडी इस बार बाजी मारने के मूड में है। चलिए, सरकार किसी की भी आए, हम तो एज ए बिहारी हम यही सोचते हैं कि जो भी आए कम से कम जो ज्वलन मुद्दे हैं वो तो जरूर पूरा करे, उस पर काम करे, क्योंकि कभी तो बदलेगा बिहार। और आज का युवा यही तो चाहता है कि बिहार बदले, तस्वीर बदले, इमेज बदले, चीजें बदले, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े तो उसके लिए एक तरह से जो बिहारी का ठप्पा लगा हुआ है हर एक बाहर रहने वाले पे, वो हट जाए, हम अपनी सरकार पे गर्व कर सके। एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कि शायद जिसको देख के लोग बोले कि अरे वाह क्या काम कर रहा है, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाए। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ
मैं ये प्रोग्राम खत्म करती हूँ और बाकी लोगों से अपील करती हूँ कि जो भी चरण के मतदान बाकी हैं, आप प्लीज जाइए, वोट कीजिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में बात करें, सोशल मीडिया पे लिखें और ये कहें कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये सरकार ये नहीं करती है। अगर हम वोट करने नहीं जाएंगे तो प्लीज जाइए, वोट कीजिए। आपका एक वोट बहुत सारी चीजों को फर्क लाता है और शायद एक वोट से आप अपनी पूरी जो आपका जो एरिया है उसकी तस्वीर बदल सकते हैं। आप उठा के देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां एक वोट से जो प्रत्याशी है वो जीता हुआ है। जी तो सो थैंक यू गौरव, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, हमको बिहार के जो जमीन से लोगों की आवाज बताने के लिए, उनकी बातें बताने के लिए, और ये भी कि जो ये चुनाव है वो कितना अलग है और कैसे कैसे समीकरण लेके आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।